चलिए देखना है सवाल नंबर 23 देखना है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो पहले अपने से लगाना है ना। उसके बाद वीडियो के रोक कर पहले मिला लेना है ना। उसके बाद फिर से सही या गलत फिर चालू करके चेक कर लेना है। क्लियर? अब जरा यहाँ पर ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि इसमें ऑप्शन ए में है शाकाहारी, बी में अंतःग्रहण, सी में सर्वाहारी और डी में स्वपोषी। एक बात बताओ दोस्त, बोला है कि अमीबा, क्या बोला है? अमीबा, क्या बोला है? अमीबा। तो अमीबा हम की अगर हम बात करें तो अमीबा के तो फिगर आप बना सकते कैसे भी, है ना, किसी प्रकार से। तो पहला नंबर तो सवाल पूछेगा क्या केंद्रक अमीबा में पाया जाता है? तो बिल्कुल हाँ, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। तो अमीबा में केंद्रक पाया जाता है। कहेगा कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? क्या पूछेगा? अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? कैसे ग्रहण करता है, किसके द्वारा खाता है? तो उसको बोला जाता है कूटपाद। क्या कहते हैं? कूटपाद। यहाँ पर मान लीजिए कोई भोजन उसका, तो यह क्या करेगा, इसको लंबा करके, ऐसे लंबा करके इसको घेर लेगा, है ना, अंदर डाल लेता है। तो ये वाला जो इसे लंबा होता है ना, इसे ऐसे, है ना, इसी को क्या कहा जाता है? कूटपाद। इस जो इसे करके घेर लेगा इसको कहते हैं कूटपाद कहते हैं। तो ये भी दमदार क्वेश्चन है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है? तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा भैया? कूटपाद के द्वारा। क्या अमीबा में केंद्रक पाया जाता है? तो हाँ, अमीबा में केंद्रक पाया जाता है। भाई अब देखो, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अधिकांश पोषण कैसे करता है। अब यहाँ पर पोषण की अगर बात करें तो पोषण की बात करें तो अंतःग्रहण अंदर की ओर न लेता है, अंदर की ओर लेता है ना, इसलिए इसको कहा जाता है अंतःग्रहण। क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। क्या कहेंगे भैया? अंतःग्रहण। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी बोले तो अंतःग्रहण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? हमें पूरा विश्वास है दोस्त। इसी तरह से अगर आप पढ़ते रहे तो बहुत ही मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। नंबर तो रुकने वाला एकदम है नहीं, नंबर बटा में बटा ही आना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखना है। बोला क्या है कि तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, या साफ साफ ऐसे समझ सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए में कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर या फिर एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य, अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर डी। तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य का मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रम। क्लियर? अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए कैंडेला का, तो इसका हो जाता है ज्योति तीव्रता। अगर जूल का बात करें तो जूल का हो जाता है कार्य, और क्या हो जाता है? ऊर्जा। कार्य ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा। क्या होता है भैया? विद्युत धारा। एम्पियर किसका होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। कार्य ऊर्जा का जूल का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है भैया? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है सवाल क्या है दोस्त। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? किस धातु से सोलर सेल बना होता है? अब सवाल है ऑप्शन ए में जस्ता, सोना, प्लेटिनम और सिलिकॉन। तो सोलर सेल जो बना होता है वह सिलिकॉन का बना होता है। किसका भैया? सिलिकॉन का होता है। एक VVI क्वेश्चन और एकदम ध्यान से रट लेना, पूछेगा कि अर्धचालक किसे कहा जाता है? क्या भैया? अर्धचालक किसे कहा जाता है? तो अर्धचालक सिलिकॉन को कहा जाता है। किसको कहेंगे? सिलिकॉन को। और फिर कहा जाता है जर्मेनियम को। जर्मेनियम, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? जर्मेनियम को, इसको सिलिकॉन को भी अर्धचालक कहते हैं और जर्मेनियम को भी अर्धचालक कहते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो दोनों सही मारना, दोनों को टिक मारना। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? अगर पूछ दे अर्धचालक किसे कहते हैं, निम्नलिखित कौन सा धातु अर्धचालक है, किसी भी प्रकार से प्रश्न आ जाए तो मार देना है क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 देखना दोस्त। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु बोला है, यहाँ पर ध्यान देना, धातु में, है ना, कौन है?
तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, धातु और धातु कभी पूछ दिया जाता है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम अभी केवल धातु के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे भारी जो धातु होता है, सबसे भारी धातु यूरेनियम, ध्यान रखना, सबसे भारी धातु यूरेनियम। अगर तत्व में बोला जाए कि तत्व में, हालांकि सभी तो तत्व में है, तत्व में बोला जाए तो आ जाएगा ऑस्मियम। क्या? ऑस्मियम। क्या आ जाएगा भैया? ऑस्मियम। क्या हो जाएगा? ऑस्मियम। यहाँ पर जरा ध्यान देना, तत्व की बात करें तो अगर तत्व ऑप्शन में यहाँ तत्व आ जाए तो सबसे भारी तत्व कौन होगा? तो ऑस्मियम। क्या होगा? तत्व में ऑस्मियम। और अगर कह दे सबसे भारी धातु क्या होगा? तो यूरेनियम। अगर कह दे सबसे हल्की धातु कौन सा होगा? सबसे हल्की धातु कौन सा होगा? तो लिथियम। एकदम ध्यान में रखना है, सबसे भारी धातु तो यूरेनियम, सबसे हल्की धातु तो लिथियम। कह देगा सबसे क्रियाशील धातु, क्या कह देगा? क्रियाशील। क्या भैया? क्रियाशील धातु। क्या कह दे? क्रियाशील धातु। तो क्रियाशील धातु सबसे क्रियाशील ज्यादा किसका क्रियाशील होता है? तो सीजियम का। किसका होता है क्रियाशील धातु? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सीजियम। फिर से एक बार प्रश्न सुनना, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होगा? सीजियम। और यहाँ पे आयरन होता है, तो आयरन के क्रमांक पूछ दिया जाता है। आयरन को ही बोला जाता है क्या भैया? लोहा। क्या बोलते हैं? लोहा। तो लोहा का क्रमांक कितना है? आयरन का क्रमांक कितना होता है? 26 है ना। बोले थे कि 1 से 30 तक याद कर लेना है ना। क्रमांक इसका पूछ देता है, संकेत इसका पूछ देता है, इसलिए 1 से लेकर 30 तक कम से कम जरूर याद कर लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए देखना है, सवाल बोला किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? क्या भैया? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत जो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन को रसायन दूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन को रसायन दूत कहा जाता है। अब यहाँ पे जरा समझना ध्यान से, ऑप्शन ए में है पाचक रस। तो पाचक रस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। इसका रसायन सूत्र क्या होता है? तो HCl। इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह पाया कहाँ जाता है? तो यह अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में पाया जाता है। अगर इसी में पूछ दे कि जठर रस कहाँ स्राव करता है, माने जठर रस का उत्पन्न कौन करता है? जठर रस। तो जठर रस की अगर बात करें तो होता है कहाँ भैया? जठर रस स्राव कौन करता है, माने निर्माण कौन करता है या उत्पन्न कौन करता है? तो जठर ग्रंथि। कौन करता है? जठर ग्रंथि। कौन करता है भैया? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि पाया कहाँ जाता है? तो यह भी कहाँ पाया जाता है? अमाशय में ही पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। एक बार फिर से, रसायन दूत किसे कहते हैं? तो हार्मोन का कहते हैं। पाचक रस के नाम से जाना जाता है तो HCl को कहते हैं। HCl का ही कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया कहाँ जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। एक होता है क्या? जठर रस होता है। जठर रस का निर्माण कौन करता है? तो जठर रस का निर्माण करता है जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में। जठर रस जब ये निर्माण करता है यहाँ पाया जाता है, तभी तो अमाशय में ही पाया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलो अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 28 देखना है, द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जरा ध्यान देना है, ऑप्शन ए में है डार्विन, बी में है लेमार्क, सी में मेंडल, डी में सभी। क्लियर? तो यहाँ पर द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक जो लिखा था भैया, ऑप्शन नंबर ए बोले तो डार्विन साहब ने। किसने लिखा था? डार्विन। किसने? डार्लिंग नहीं बोल देना है, डार्विन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझना, इन्होंने एक और यहाँ पर और पूछ देता है, ध्यान से इसको भी याद कर लेना है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। क्या भैया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी किसने दिया था? तो डार्विन। एकदम ये भी पूछ देता है। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। अच्छा, अगला सवाल देखना, फिलोसफी और जियोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ना। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें है डार्विन, मिलर, वाइसमान और लेमार्क। यहाँ पर जरा ध्यान देना, तो डार्विन के तो यहाँ पर अभी देखिए लिए है ना। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बोले तो लेमार्क। कौन होगा? लेमार्क। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे ध्यान, फिलोसफी और जियोलॉजी दोनों को हम लिखा दें, कभी कभी एक भी पूछ देता है ना, तो इसमें कौन हो जाएगा? लेमार्क। कोई दिक्कत? अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है सवाल नंबर क्या बोला है। सवाल नंबर 30 में क्या बोला गया है,
रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेजिन एवं गोंद क्या पेड़ पौधा का उत्सर्जी पदार्थ। रेजिन एवं गोंद क्या है? पेड़ पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है। चलो यहाँ पे तो बोला है, सवाल वो नहीं पूछा, हमसे पूछा कि संचित कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए में फ्लोएम, बी में छाल कार्टेक्स और डी में पुराने जाइलम। तो यहाँ पर ध्यान देना, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D4 है ना, ऑप्शन नंबर डी और D4। धक धक करने लगा, जिया मोरा डरने लगा, है ना। तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? पुराने जाइलम। क्या होगा भैया? पुराने जाइलम। अब जरा सवाल यहाँ पे ध्यान से देखना, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि भोजन का परिवहन करना। क्या? जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, उसका भोजन का परिवहन करना। परिवहन का मतलब यह हुआ कि पेड़ पौधा में तना, पत्ती, है ना, पूरा शाखा में सब जगह, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। अब इसको ही कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं खाद। कोई बोल देगा खाद, है ना, खाद्य पदार्थ का परिवहन करना। खाद्य पदार्थ का परिवहन करना। तब पूछेगा खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ समझते हैं, फिर इसमें देखते हैं जाइलम। क्या भैया? जाइलम। जाइलम में क्या होता है? जाइलम जो होता है, जा से जाइलम और जा से जल। क्या? जा से जल। तो पूरा ये क्या करता है? जल का परिवहन करता है। किसका भैया? जल का परिवहन करता है। यह पूरे पेड़ पौधा में क्या पहुंचाता है? तना, पत्ती, है ना, शाखा, इस सब तर जल एकदम कोना कोना तक पहुंचा देता है। बात समझ में आ रहा? तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। चलिए देखना है, सवाल क्या बोला है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। देखो पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ धातु बोला, ठीक है, कभी कभी अधातु भी पूछ देगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना। सेम यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, और जल्दीबाजी में यहाँ धातु कोई रट के जाता, तो रट्टे वाला तो बोरा में जाएगा। धातु धातु धातु, वहां पूछ देगा अधातु, तो बोरा में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु की अगर बात करें, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? पारा। क्या हो जाएगा? पारा। इसको Hg कहते हैं, या इसी को मरकरी भी कहते हैं, मरकरी। कोई दिक्कत? अगर पूछ दे कि पारा के मात्रा क्या होता है, या पारा का अयस्क क्या होता है? पारा का अयस्क पूछते हैं। इसका अयस्क क्या होता है? अयस्क होता है सीने बार। क्या होता है भैया? सीने बार। इसका अयस्क पूछ दे कि मरकरी का अयस्क क्या होता है, तो क्या होता है? सीने बार। क्या भैया? सीने बार। या कह दे कि पारा का अयस्क क्या होता है, या मरकरी का अयस्क क्या होता है, तो सीने बार, और इसका संकेत क्या होता है? Hg। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। यहाँ नाइट्रोजन पूछ देगा वायुमंडल में। क्या भैया? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में कितना होता है? 78%। कितना भैया? 78%। अगर पूछ दे CO2 की मात्रा कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 0.03%। और अगर ऑक्सीजन पूछ दे, ऑक्सीजन कितना होता है, तो 21%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इस प्रकार से सवाल पूछ देगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, तो 0.03, है ना, 0.03%। या फिर पूछ दे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होता है, तो कितना होगा? 21%। कोई दिक्कत यहाँ तक। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितना प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन की कितना मात्रा होता है, तो 78%। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर सवाल यहाँ पे आ जाए कि धातु ना लिख के यहाँ पर लिख दिया जाए अधातु। क्या भैया? अधातु। क्या लिख दिया जाए? अधातु। तो कहेगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु। कोई रटल रहेगा धातु धातु, तो पारा पारा पारा, और वहां लिखल है अधातु, है ना, तब बोरा में जाएगा कि नहीं? अरे दोस्त हम तो मार के आए हैं, पारा पारा, वहां था अधातु, धातु में ना पारा होता, रट के वहां लिखल सवाल में क्या था? अधातु। जल्दीबाजी में क्या करेगा? हड़बड़ में गड़बड़ करके चलेगा, और रटल रहेगा एकदम पूरा मार के आए भेवा, गर्दा उड़ा दे, पूरा इजी पूछा था। आज ससुरा पढ़ा नहीं ढंग से कि अधातु था, समझ रहा? कहेगा मार क्या? चुप, मरा क्या आया है, बोलता कुछ ही,
मार के आए हैं, तो इसलिए ध्यान देना। अगर अधातु बोल दे कि कमरे के ताप पर अधातु कौन सा होगा भैया, तो ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु तो ब्रोमीन, धातु तो पारा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए ठीक है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, और समझ भी आया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है दोस्त तो शेयर भी करें, है ना, दोस्तों में बताएं और सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।